काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा काइजू नंबर 9 काप्का, नारुमी और कीकुरो तीनों को ही धोखा देके वहां से भाग जाता है और हमें पता चलता है काप्का धीरे धीरे काइजू नंबर 8 में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है और शायद वो कभी भी काप्का ना बन सके। लेकिन फिर भी नारुमी उसे अपने टीम में रखता है क्योंकि उसे नंबर 9 से बदला चाहिए था। इसके बाद हमें पता चलता है सोशिरो सीक्रेटली काइजू नंबर 10 को प्रिजर्व करके रखा है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सोशिरो अभी भी काइजू नंबर 10 से बात कर रहा है, जहाँ काइजू नंबर 10 सोशिरो की तारीफ करता है और वो कहता है कि आई विश मैंने तुम्हें तभी हरा दिया होता और तुम्हें खा लिया होता। जिसपे सोशिरो काइजू नंबर 9 का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। जिसपे काइजू नंबर 10 एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, आफ्टर ऑल ये मेरा क्रिएटर है। इसी बात से सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि काइजू नंबर 9 एक पहला ऐसा काइजू था जो कि दूसरे काइजूस बना सकता था और वो भी इतने खतरनाक फॉर्टिट्यूड लेवल के। अब काइजू नंबर 10 कहता है अगर तुम चाहते हो मैं नंबर 9 के बारे में और भी चीजें बताऊं तो मेरी एक शर्त है, मुझे लड़ना है। जिसपे सोशिरो काइजू नंबर 10 को कहता है तुम हमसे क्या लड़ोगे, तुम्हारा तो मोस्ट ऑफ द हिस्सा ही हमने गायब कर दिया। जिसपे नंबर 10 कहता है मुझे इसके बारे में पता है, मैं तुमसे हैंड टू हैंड नहीं लड़ना चाहता था। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है मेरे बॉडी को एक वेपन बनाने के लिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरा वेपन बनाओ और तुम उसे यूज करो, मुझे फिर से बैटलफील्ड में लड़ना है। अब ये भी एक शॉकिंग बात थी कि काइजू नंबर 10 पहले एक ऐसा काइजू है जो कि खुद वेपन बनना चाहता है। जिसपे वहाँ के असिस्टेंट कहती है ऐसा करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि ये काइजू के पास खुद की कॉन्शियसनेस है, ये बात कर पाता है और ये इंटेलिजेंट भी है और अब तक ऐसे टाइप के काइजू का कभी भी वेपन नहीं बनाए। और हमें ये भी नहीं पता है इस वेपन का सोशिरो के शरीर पे क्या असर होगा। जिसपे सोशिरो थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बाहर जाके सोचता है और वो सोचता है वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम उसकी वजह से उसके पास एक बेहतरीन वेपन होगा एज वेल एज काइजू नंबर 9 के खिलाफ एक बेहतरीन लीड होगी। तो सोशिरो यहाँ पर काइजू नंबर 10 से बार्गेन कर लेता है, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और काइजू नंबर 10 बताना शुरू करता है। इसके बाद फर्स्ट डिवीजन में खबर आती है सोशिरो और उसकी टीम फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं काइजू नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है नारुमी और उसके बहुत सारे प्लाटून लीडर्स वहाँ से गायब हैं। जिसपे हासेकावा को पता चलता है कि फिर से कोई बकचोदी होने वाली है। जिसपे काप्का पूछते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो हासेकावा कहता है बहुत पहले से ही फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के बीच में राइवलरी चलती आ रही है, उन लोगों के बीच में ज्यादा कुछ बनती नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं नारुमी और उसके पूरे लीडर्स की टीम और सोशिरो और उसकी टीम एक दूसरे पे गाली बक रहे हैं। नारुमी यहाँ पर सोशिरो को बाउल कट बुलाता है, जहाँ सोशिरो कहता है जितना कहना है खेले, मैं फिर भी शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में तुझसे आगे हूँ। अब नारुमी का ईगो काफी ज्यादा छोटा है तो सोशिरो की ये एक छोटी बात उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती है। इसके बाद नारुमी कहता है मैं फिर भी सभी चीजों में सबसे आगे हूँ। जिसपे सोशिरो फिर से कहता है कैप्टन आशिरो फिर भी तुमसे लॉन्ग रेंज में बेहतर है और नारुमी को फिर से झटका लगता है। अब ये सब कुछ रोकने आता है हासेकावा और सब लोग उसे सैल्यूट करते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर सारे के सारे डिवीजन के कैप्टन्स और इम्पोर्टेंट प्लाटून लीडर्स बैठते हैं। हमें बहुत सारे कैप्टन्स के नाम वगैरह बताए जाते हैं लेकिन उन्हें मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा, वो किसी और एपिसोड में मैं तुम्हें बता दूंगा जब उनकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर सोशिरो बोलना चालू करता है, वो सबको बताता है नंबर 10 नंबर 9 की ही क्रिएशन है। और अब यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि नंबर 10 बस एक प्रोटोटाइप था, मतलब बस एक एग्जाम्पल जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था और बस एक प्रोटोटाइप ही 9.6 का फॉर्टिट्यूड लेवल रख पा रहा था। तो इसका मतलब ये है जब नंबर 9 और भी खतरनाक काइजू बनाएगा तो नंबर 10 से कई गुना ज्यादा पावरफुल रहेंगे और अगर इन लोगों ने इस सब के बारे में कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये सब मारे जाएंगे। यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि कहीं नंबर 10 झूठ तो नहीं बोल रहा, जिसपे सोशिरो को भी पहले यही लग रहा था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद एवरेज काइजू का फॉर्टिट्यूड लेवल 2.4 से 4.8 तक चला गया। मतलब पहले 2.4 के काइजू आते थे, अब 4.8 के ज्यादा आने लगे। मतलब नंबर 9 के आने के बाद काइजू का खतरा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर लोग पूछते हैं ये नंबर 9 आखिर कहाँ मिलेगा, जिसपे सोशिरो को ये बात पता नहीं है। लेकिन सोशिरो बताता है किसी भी स्पीशीज के म्यूटेशन के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो काइजू नंबर 9 इन्हीं टेक्टोनिक फॉल्ट्स का इस्तेमाल करके नए नए वेरिएशंस ला रहा है काइजूज में और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। सोशिरो को एग्जैक्टली नहीं पता काइजू नंबर 9 कहाँ मिलेगा, पर उसका अंदाजा है कि काइजू नंबर 9 कहीं ना कहीं यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट्स के नजदीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि खोजते खोजते बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर मीना आगे भी कहती है नंबर 10 ने ये कहा कि काइजू नंबर 9 जिसको भी एब्जॉर्ब करता है वो उसके मेमोरीज को एक्सेस कर सकता है। मतलब अब जनरल शिनोमिया की सारी मेमोरीज नंबर 9 के पास है और वो जानता है पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो मतलब उसके पास इन सभी को हराने के लिए एक ना एक तरीका जरूर है। यहाँ पर सोशिरो कहता है अगर नंबर 9 को हराना है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनके बारे में जनरल शिनोमिया खुद नहीं जानते, वो है नए रिक्रूट्स जो रिसेंटली स्टूडेंट बन के ज्वाइन हुए हैं। उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और अब वक्त आ गया है नंबर 6 के वेपन का
यूज करने का, जहाँ हमें पता चलता है काइजू नंबर 6 को किंग ऑफ काइजूस कहा जाता था और उससे बनाया हुआ वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक। काइजू नंबर 6 का आतंक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने अब तक जितने भी नंबर काइजूस थे सबसे ज्यादा तबाही मचाई रखी थी। और ये वही काइजू था जिसे हराते हराते कीकोरो की माँ की भी जान गई थी। इवन वो काइजू नंबर 6 अपने साथ पूरी होन्जूस की एक आर्मी लेके आया था और इतना टेरिफाइंग काइजू अब तक किसी ने नहीं देखा। तो अब ये लोग उससे बनाए हुए वेपन को न्यू रिक्रूट्स को देने वाले हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट्स में से कोई एक बंदे को चुना जाएगा और उसे ये वेपन यूज करने के लिए दिया जाएगा। जिसपे सोशरू कहता है हमारे सारे न्यू रिक्रूट्स में से एक बंदा है जिसकी बायोलॉजिकल कंडीशन काइजू नंबर 6 के वेपन से मैच करती है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रेनो है। इसके पैरेलल में ही हम देखते हैं रेनो अकेले ही एक बहुत बड़े होन्जू को हैंडल कर पाता है और इसीलिए इन सब लोगों ने रेनो को चुना, क्योंकि रेनो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था पूरे प्लेटून में। तो देखो रेनो 4th डिवीजन में था, तो उसका कैप्टन उसे बुलाता है और उसे सभी बात बताता है कि कैसे उसे चुना गया है। लेकिन वो रेनो की कदर कर रहा था और उसे ये भी बताता है काइजू नंबर 6 का वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो भी काइजू नंबर्ड वेपन्स यूज करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग कभी जिंदा ही नहीं बचते, वो बहुत जल्दी मारे जाते हैं। वो रेनो को ऐसे बड़े भाई की तरह भी समझाता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रेनो अभी भी काफी ज्यादा यंग था और वो नहीं चाहता था इस सब चक्कर की वजह से रेनो जैसे टैलेंटेड बंदे को कुछ हो। लेकिन रेनो कहता है अगर मुझे चुना गया है तो मैं जरूर करूंगा। रेनो को दिमाग में अब तक यही चल रहा था कि अगर इसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो वो काप्का को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसी के बाद रेनो के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं और उसे मिलता है काइजू नंबर 6 के वेपन का ट्रायल। वो पूरा का पूरा वेपन उसे नहीं पहनाते, उसे बस नंबर 6 के हाथ देते हैं और कहते हैं इसे टेस्ट करो, अगर रेनो ये पावर झेल पाया तो वो धीरे धीरे उसे सारा का सारा इक्विपमेंट दे देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं टेस्ट चालू हो चुका है और नंबर 6 के हाथों की पावर रेनो के अंदर जाने लगती है और उसके डीएनए को काफी हद तक मैनिपुलेट भी करने लगती है। नंबर 6 की पावर इतनी ज्यादा थी कि रेनो सिर्फ हाथों को ही झेल नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था वो अंदर से फट जाएगा और उसे ये भी लग रहा था वो खुद एक काइजू बन चुका है और उससे रियलाइज होता है काप्का को हर वक्त कैसा लगता होगा। यहाँ पर रेनो इवन कुछ समय के लिए काइजू नंबर 6 को फेस टू फेस देखता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसी का डीएनए था। और इसी के बाद रेनो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। यहाँ रेनो हॉस्पिटल में उठता है जहाँ वो लीडर कहता है मैंने तुमसे कहा था उस वेपन को यूज मत करो, पर तुमने मेरी बात सुनी कहा। जिसपे रेनो फिर से जिद पे अड़ा हुआ रहता है और कहता है मुझे वो वेपन यूज करना है। जिसपे 4th डिवीजन के लीडर को समझ आ जाता है इतनी जल्दी तो रेनो मानने नहीं वाला। तो वो कहता है रेनो को 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल दिया जाएगा उस वेपन का, उसके बाद उसे एक मिशन में भेजा जाएगा सोलो और उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो नंबर 6 के वेपन के लायक है। इसी के साथ रेनो मान जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो रेनो तो बिना वेपन के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जरा सोच ला आगे जाके अगर वो वेपन को इक्विप कर लेगा तो वो किस लेवल पे पहुंच जाएगा। ऊपर से उसको जो वेपन मिलने वाला है वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना काइजू नंबर 9 भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ऐसा वक्त जरूर आएगा जब वो नंबर 6 को भी पीछे छोड़ देगा, द किंग ऑफ काइजूस। तो देखते हैं आगे रेनो क्या करता है और ये सब लोग नंबर 9 के अगले अटैक से पहले प्रिपेयर कर पाते हैं या नहीं, ये सब तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।